हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था कि लक्ष्मीकांत के अंदर जो भी आपका इंडियन पॉलिटी के जो भी पार्ट्स हैं, आपके सिलेबस के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन्ड है, चूँकि वो बहुत वास्ट है, बहुत मोटी बुक है, लोग रिवाइज नहीं कर पाते, उसको बार बार पढ़ नहीं पाते, तो हमने क्या किया कि इस सीरीज में हम उसको समराइज्ड वे में करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 5-6 चैप्टर इसका हमने कंप्लीट कर दिया था। लास्ट सेशन में हमने यूनियन एंड स्टेट्स को कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सिटीजनशिप को। देखो, जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है ना, वो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमने सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को कहाँ से एडॉप्ट किया था, तो हमने ब्रिटेन से इसको एडॉप्ट किया था इंडिया के अंदर। और जो ब्रिटेन के अंदर फॉर्मेट आपको दिखता है सिंगल सिटीजनशिप का, यही सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने इंडिया के अंदर भी बोरो किया है। अब सवाल आता है कि सिटीजन्स हैं कौन? तो देखो, सिटीजन्स वो लोग हैं जिनके पास फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स, बेसिक राइट्स, हर एक चीज़ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सिटीजन्स जो होते हैं वो क्या करेंगे कि वो स्टेट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। अगर उनके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो क्लेम कर सकते हैं स्टेट के ऊपर। कहाँ? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और क्लेम करेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। साथ साथ अगर हम सिटीजन्स की बात करें तो सिटीजन्स को हमने एक और चीज़ दिया है, एक और पावर दिया है, खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का। जैसे कि आप देखते हो कि रिसेंटली लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तो लोकसभा के इलेक्शन में हमने क्या देखा था कि जितने भी 18 प्लस के हमारे सिटीजन हैं, 18 प्लस एज के जितने भी सिटीजन्स थे, इन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था। तो सिटीजन्स को क्या क्या मिलता है? तो सिटीजन्स को एक्स्ट्रा अगर बोला जाए तो बाकी लोगों को जैसे ह्यूमन राइट्स दिए जाते हैं, तो सिटीजनशिप को पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं, और उस पॉलिटिकल राइट्स में आपको वोटिंग करने के राइट्स भी दिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार इसके कोर कॉन्सेप्ट को कि क्या है सिटीजनशिप, कितने टाइप का क्या प्रिंसिपल्स होते हैं सिटीजनशिप के, कहाँ से हमने क्या चीज़ें लिया है, एक बार डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, जब सिटीजनशिप की बात करते हैं तो सिटीजनशिप है क्या? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल विथ देयर सॉवरेन स्टेट। इट इंक्लूड 2 कैटेगरीज विच आर सिटीजन्स एंड एलियंस। ठीक है, देखो, सिटीजन्स बनने के लिए तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे हो आपका वो सॉवरेन स्टेट भी है। ठीक है, आपका जो सॉवरेन स्टेट है उसके साथ जो आपका रिलेशन होता है, यही चीज़ सिटीजनशिप के अंदर डिफाइन किया गया है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई कि सपोज कीजिए कि आप इस देश के सिटीजन से, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये राइट्स आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आपको राइट टू वोट दिए गए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संविधान ने आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराई है। ठीक है, इंडिया के अंदर अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो स्टार्टिंग में जब हमने पहली बार सिटीजनशिप की बात की थी तो वो कौन सा था? तो वो नेहरू रिपोर्ट था। ठीक है, पहली बार जब हमने सिटीजनशिप की बात की थी तो वो नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमने देखा था। कब आया था ये? 1928 में। और नेहरू रिपोर्ट के अंदर ये माना गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो जस्ट सॉली का जो कॉन्सेप्ट है, जस्ट सॉली का बेसिकली मतलब क्या है कि द राइट ऑफ द सॉइल। बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आप यहाँ पे पैदा हुए हो तो आप क्या है कि आप सिटीजन हो जाओगे। अगर आप इस कंट्री के अंदर पैदा हुए हो, सिटीजन बाय टेकिंग बर्थ इन दैट नेशन। ठीक है, तो जस्ट सोली का जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमने स्टार्टिंग में अडॉप्ट किया था। जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो इसके अंदर इसी की बात की गई थी। इवन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, कब होता है? तो 1946 में। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर भी जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट होता है वो कौन सा होता है? तो जस्ट सॉली का ही कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा संविधान है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज भी होती है, तो इन पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या देखा कि हमने जस्ट सॉली के साथ साथ जस्ट शैन गुनेसिस का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने देखा। अब इसके अंदर क्या होता है? राइट टू ब्लड। अब जो राइट टू ब्लड के अंदर समझिए कि आप
कहीं और पैदा हुए, लेकिन अगर आपके कोई पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया के अंदर पैदा हुए तो भी आपको क्या है कि सिटीजनशिप यहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो बाय रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है सिटीजनशिप का, वो भी आपको कहाँ यहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप को लेके दो प्रिंसिपल्स आपको दिखेंगे। पहला प्रिंसिपल कौन सा है, तो पहला है जस सॉली। जस सॉली का क्या मतलब है कि सिटीजन्स बाय टेकिंग बर्थ इन दैट नेशन। अगर आप देश में पैदा हो रहे हो तो आप देश के सिटीजन हो जाओगे। एंड जस सैंगुइनिसिस का ये मतलब होता है कि आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी आपके जो इससे पहले की जनरेशन, जैसे आपके फादर हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको भी सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अब जब सिटीजनशिप का हम अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अंदर कहाँ पे सिटीजनशिप मेंशन्ड है, तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो सिटीजनशिप आपको कहाँ दिखेगा, यूनियन लिस्ट के अंदर दिखेगा। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, सिटीजनशिप को के बारे में अगर चीज़ें जो संविधान के अंदर सिर्फ एक बताई गई है कि आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लूज कर सकते हैं, लेकिन जो लॉज होते हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो लॉज बनाने का काम कौन करेगा, तो लॉज बनाने का काम कौन करता है, पार्लियामेंट करता है। पार्लियामेंट का सोल कंट्रोल होता है कहाँ, लॉज के फॉर्मेशन में। ठीक है, ओके, ये चीज आपको समझ आ गई कि सिटीजनशिप जो है इसको आप जो एक्वायर करोगे या लूज करोगे, ये चीजें आपको आपके संविधान के अंदर मिल जाएगी कि 4 टाइप से, कितने टाइप से आप एक्वायर करोगे, 3 टाइप्स मेनली है जब आप लूज कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि लॉज कौन बनाएगा इसके अगेंस्ट, तो लॉज कौन बनाएगा, तो ओवरऑल जो टोटल कंप्लीट कंट्रोल जो होता है ना, सोल ऑथोरिटी, वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास आपको दिखेगा। अगर सिटीजनशिप की बात करें तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 5 to 11 के अंदर आपको सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा हमारे संविधान के अंदर। और ये कहाँ आता है, तो ये पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपको मेंशन्ड है। ठीक है, तो 2 चीज आपको याद रखना है यहाँ से, क्या क्या, तो पहला जो सिटीजनशिप को लेके जितने भी रूल्स बनेंगे, जितने भी एक्ट बनेंगे, उसके ऊपर क्या होता है, सोल कंट्रोल होता है किसका, तो पार्लियामेंट का। ये फर्स्ट थिंग है। एंड सेकंड क्या है कि पार्ट 2 के अंदर आपको मेंशन्ड दिखेगा सिटीजनशिप, और कहाँ पे, तो आर्टिकल 5 to 11 के बीच में ये आपको दिखेगा। ठीक है, हालांकि सिटीजनशिप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो कुछ चीज़ें आपको दिखेगी कि नवंबर 1949 में ही हमने कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली थी, और जो रेस्ट चीज़ें थी वो कब आई थी इफेक्ट में, तो जनवरी 26, 1950 जब हमने इन्फोर्स किया था हमारे संविधान को, तब ये चीज़ साथ साथ इन्फोर्स हुई थी। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पे पांचों जो टोटल 6 आर्टिकल्स होते हैं, ये 6 के 7 आर्टिकल्स जो भी हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद फाइनली हम देखेंगे कि वो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं जहाँ पे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, साथ ही साथ वो कौन कौन से वे हैं जहाँ से हम सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया के अंदर आपको सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट मिलता है, तो बहुत ही सिंपल है कि आप एक बार में एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। अगर आपने गलती से किसी और देश का नागरिक सिटीजनशिप एक्सेप्ट कर लिया तो आपको यहाँ का छोड़ना पड़ेगा। इंडिया के अंदर सबसे अच्छी बात है कि आपको सिंगल सिटीजनशिप के साथ साथ सिंगल डोमिसाइल भी देखने को मिलता है। और ये जो प्रॉपर लाइन मैंने बोला है, इन इंडिया देयर इज अ सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल डोमिसाइल, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले साल। ये लाइन लिख दिया गया था और बोला गया था बताओ ये लाइन सही है गलत है, और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया था। ठीक है, चलिए अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देख लेते हैं। देखो आर्टिकल 5 क्या कहता है, तो आर्टिकल 5 के अंदर क्या है, तो सिटीजनशिप इज ग्रांटेड टू ऑल पर्सन्स बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया अंडर आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जितने भी इंसान हैं जो इंडिया के अंदर पैदा हो रहे हैं, इंडिया के अंदर उनकी परवरिश हो रही है, उन सबको क्या है
कि यहाँ से सिटीजनशिप जो है वो ग्रांट किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ पीपुल हु लिव्ड इन इंडिया बट वेर नॉट बोर्न देयर बट हैज वन ऑफ देयर पेरेंट बोर्न ऑल्सो कंसिडर्ड सिटीजन। सपोज कीजिए कि आप इंडियन हैं, लेकिन जब आप पैदा हुए तो उस समय आपके पेरेंट्स जो थे यूएसए में या रसिया में कहीं भी हो सकते हैं, तो अगर वो बाहर हैं तो फिर भी आपको एक राइट दिया जाता है कि आप चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि उसके लिए आपको 18 का होना जरूरी है। जब आप 18 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही आप एक्वायर कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, एनीवन हु हैड लिव्ड इन इंडिया फॉर मोर देन 5 years कुड अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। आर्टिकल 5 के अंदर ये सब देखो, सिटीजनशिप एक्वायर करने के अलग अलग यहाँ पे आपको कंडीशंस दिए गए। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, कोई भी इंसान जो इंडिया के अंदर 5 साल या उससे ज़्यादा रह चुका है तो वो अप्लाई कर सकता है, किसके लिए, तो सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। चलिए अब अगला आर्टिकल 6 को देख लेते हैं। आर्टिकल 6 के अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई है, तो देखो आर्टिकल 6 के अंदर जो चीज मेंशन्ड है इसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है, इट ग्रांटेड सिटीजनशिप राइट्स टू सर्टेन पाकिस्तानी माइग्रेंट टू इंडिया अंडर आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के अंदर ये बोला गया है कि जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया है उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिटीजनशिप हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके पीछे कुछ कंडीशंस लगाए गए। अब क्या कंडीशंस है वो एक बार हम वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या कंडीशन है, तो हु माइग्रेटेड टू इंडिया प्रायर टू जुलाई 1949 ऑटोमेटिकली बिकम एन इंडियन सिटीजन इफ वन ऑफ हिज पेरेंट और इंसिस्टर्स वाज बोर्न इन इंडिया। अगर आप 19 जुलाई 1949 तक इंडिया के अंदर माइग्रेट होके आ गए और आपके कोई भी इंसिस्टर, बाप दादा कोई भी जो थे वो अगर इंडियन थे, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर 19 जुलाई 1949 के बाद अगर आप इंडिया के अंदर आए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सिटीजनशिप तो मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एक बार मैं ये चीज़ें समझा देता हूँ, फिर मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा कि सिटीजनशिप और एलियंस जो है उसमें डिफरेंस क्या है। आखिर वो कौन कौन से राइट्स हैं जो सिटीजन्स को ही सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिए गए। जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो कि सिटीजन्स को भी दिए गए और एलियंस को भी दिए गए। तो सिटीजन्स होने का कुछ तो फ़ायदा होगा, तो ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे सेशन के, ठीक है। तो अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 7 की, तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, इट ग्रांटेड सर्टेन पाकिस्तानी माइग्रेंट द राइट टू सिटीजन। देखो अब इसके अंदर क्या बोला गया है, तो इसके अंदर क्या है कि अगर आप 1 मार्च 1947 में आपको याद है जब देश आज़ाद हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट हो रहे थे, लोगों को डर था कि इंडिया के अंदर मुस्लिम सेफ नहीं है, पाकिस्तान जो बन रहा था उसके अंदर हिंदू सेफ नहीं है। आपको याद है पूरा का पूरा दंगा फसाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई थी। तो आर्टिकल 7 के अंदर यही चीज़ मेंशन्ड है कि आप पाकिस्तान वाले रीजन में चले गए, लेकिन दोबारा आपको रियलाइज होता है और आप दोबारा से इंडिया आ जाते हो तो भी आपको क्या है, यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 8 क्या कहता है, तो आर्टिकल 8 की अगर हम बात करें, इट ग्रांटेड द राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन इंडियंस लिविंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब देखो आपने ओवरसीज इंडियंस का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ओवरसीज इंडियन जो है ये उन सब के बारे में बात की जाती है कि जो भी इंडियन ओरिजिन पर्सन है वो अगर इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहे हैं, सपोज करो कि मेरे जो दादा परदादा, मेरी पूरी फैमिली जो है वो इंडिया के अंदर थी, मैं चला गया यूएसए में मैं 15-20 साल रहा, वहाँ का सिटीजन बन गया, अब मुझे दोबारा इंडिया आना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो बाय रजिस्ट्रेशन मैं क्या करूँगा कि इंडियन डिप्लोमेसी में वहाँ जाऊँगा, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करूँगा, फिर जब वो जैसे बोलेंगे फिर मैं इंडिया के शिफ्ट हो जाऊँगा, ठीक है। तो जो ओवरसीज इंडियंस की बात करते हैं तो वो सारे अगर उनको सिटीजनशिप चाहिए तो आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 क्या कहता है,
It states that a person who voluntarily obtained the citizenship of a foreign state is no longer a citizen of India. सिंपल है, देखो आर्टिकल 9 के अंदर ये बोला गया है कि आपने, अब वॉलेंट्री का सिंपल सा मतलब है कि आप अपनी इच्छा से क्या कर रहे हो कि आप यूएसए गए, 4-5 साल रुके, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा लगा, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया वहाँ पे सिटीजनशिप के लिए, आपको मिल भी गई वहाँ पे सिटीजनशिप। क्योंकि आपने वॉलेंट्री जो है वहाँ का सिटीजनशिप, एक फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप लिया है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल डोमिसाइल। ठीक है, आर्टिकल 10 अब क्या कहेगा, आर्टिकल 10 कहता है इट स्टेटेड दैट एनी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द प्रोसीडिंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट shall continue to be such a citizen subject to any law made by parliament। अब देखो यही मैंने बोला था आपको, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था तो यही बात मैंने आपको समझाई थी कि इंडिया के अंदर देखो संविधान जो है सिर्फ एक रास्ता दिखाता है, एक आपको वे दिखाता है कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर कर सकते हैं, कैसे लूज कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लॉ हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो बनाने का सोल अथॉरिटी किसको दिया गया है, तो वो हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दिया गया है। सारे का सारे रूल जो सिटीजनशिप को लेकर रिलेटेड होंगे वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, एंड अब लास्ट आर्टिकल देख लेते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है, तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज ऑल रिलेटेड मैटर्स। आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 जो है, सॉरी आर्टिकल 11 जो है ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है, ये ऑथोरिटी देता है। देखो आर्टिकल 11 ही सोर्स ऑफ पावर है किसका, पार्लियामेंट को सोल ऑथोरिटी बनाता है कि आप सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक्ट बना सकते हैं। और यही वजह है कि जब आप एनआरसी वगैरह देखे थे जिसको लेके पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वो एनआरसी जो था, एनआरसी बनाने का काम किसने किया था, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप किसने किया था, तो पार्लियामेंट ने ही किया था। ठीक है, तो आई होप आपको आर्टिकल जितने भी थे 5 से लेके 11 तक, आर्टिकल 5 to 11 ये क्लियर हो गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन्ड थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, या ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, या वो कौन से वजह हैं जिसकी वजह से हमें सिटीजनशिप खोना पड़ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखने वाले हैं अगले टॉपिक में, तो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसको देखेंगे भी। देखो जब एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन की बात आती है किसकी, तो सिटीजन्स के राइट्स की, उसके सिटीजनशिप की, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सारे प्रोविजन जो है वो सिटीजनशिप का जो एक्ट है 1955 का, इसके अंदर देखने को मिलेगा। देखो हमारा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कह लीजिए, सिटीजनशिप का जो एक्ट है उसको कई बार अमेंड किया गया है, वक्त के साथ साथ इसको बार बार अमेंड किया, और रिसेंटली आपने 2019 में भी इसके अंदर अमेंडमेंट देखा था, जिसके अंदर हमने ये बोला था कि जितने भी इलीगल माइग्रेंट है उनको हम बाहर करेंगे, प्लस जो 6 कंट्रीज के जो माइनॉरिटीज हैं उनको भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन की बात करें तो ये प्रोविजंस कहाँ पे लिस्टेड हैं, तो ये सारे के सारे प्रोविजन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर ही आपको मेंशन्ड दिखेंगे। देखो बेसिकली जो है 4 तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो पहला है बाय बर्थ, अगर आप पैदा हो रहे हो उस देश के अंदर तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। बाय डिसेंट, सिंपल सा मतलब है कि आपके कोई इंसेस्टर इस देश के हो, जो ब्लड का रिलेशन है, अगर ब्लड रिलेशन है तो भी आपको मिल जाएगा। बाय रजिस्ट्रेशन एंड बाय नेचुरलाइजेशन,
रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या है अप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये आपकी जांच करेंगे और आप सुटेबल बैठोगे तो आपको मिल जाएगा। और नेचुरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किया है कि एक लंबे समय से आप इसी देश में रह रहे हो, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हो कि हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड किया जाए, अब एक इनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको हो सकता है कि सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारे चीज़ों को देख लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा, तो पहला है बाय बर्थ। अब बाय बर्थ जो है ये आपको सेक्शन 3 ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर सिंपल सी बात कहा गया है कि एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ऑन और आफ्टर 26 ऑफ जनवरी 1950 बट बिफोर 1987 इज एन इंडियन सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनलिटी ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। सिंपल है कि अगर कोई पाकिस्तानी था, कोई अमेरिकी था, कोई ब्रिटिशर्स हो, इससे मतलब नहीं है। अगर इस जो टाइम पीरियड दिया गया इसके बीच में अगर कोई इंसान इंडिया के अंदर पैदा हुआ तो उसे डायरेक्ट इंडियन सिटीजनशिप यहाँ पे दे दिया जाएगा। दूसरा क्या दिया गया है कि जो एवरी पर्सन जो कि इस टाइम फ्रेम के बाद इंडिया के अंदर पैदा होंगे और अगर उनके पेरेंट्स भी इंडियन सिटीजन हैं तो भी उनको क्या किया जाएगा, सिटीजनशिप यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन बोर्न इन इंडिया ओन आफ्टर 2004 इज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री गिवन बोथ हिजर पेरेंट्स आर इंडियन और एट लीस्ट वन पेरेंट। मतलब सिंपल है कि अगर आपके माँ बाप में से कोई एक अगर इंडियन है तो भी आपको यहाँ पे क्या है कि आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड हम देख लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है। तो सेकेंड है हमारा सिटीजनशिप बाय डिसेंट। अब जो सिटीजनशिप बाय डिसेंट का आप कॉन्सेप्ट देखोगे आपको कहाँ दिखेगा, तो ये सेक्शन 4 ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर ये देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या बोला गया है कि अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई भी इंसान जो है इंडिया के बाहर पैदा हुआ है और टाइम पीरियड दिया गया है कब से, 26 जनवरी 1950 to December 10, 1922 must have had a father who has an Indian citizen at the time of his birth। सिंपल है कि अगर आप इस टाइम पीरियड के बीच में पैदा हुए हो, अगर आपके फादर कहीं भी पैदा हुए, सपोज करो अब्रॉड में, यूएसए में, लंदन में कहीं पैदा हुए, लेकिन आपके पैदा होने के समय अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन थे तो आपको यहाँ पे बाय डिसेंट क्या होगा, सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो डिसेंट का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर यही है कि जो आउटसाइड बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको सिटीजनशिप देने की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, तो तीसरा पॉइंट है बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब देखो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें आपको है, जो आपने डिसेंट का कॉन्सेप्ट देखा था उसके अंदर भी क्या करना पड़ता है कि अप्लाई करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करके ही सिटीजनशिप मिलेगा। और दूसरा क्या है कि अगर कोई इंसान 7 साल या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर रह चुका है तो वो भी क्या करेगा कि बाय रजिस्ट्रेशन उसको भी यहाँ पे सिटीजनशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि एनीवन हु हैज गॉट मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन एंड लिव्ड फॉर द 7 years इन इंडिया, ये दूसरा पॉइंट कि अगर सपोज करो कि आपने किसी फॉरेनर से शादी की, इंडिया के अंदर देखो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी जो हो रसिया से हो, तो मान लो कि आपने एक रसियन लड़की से शादी कर ली। ठीक है, और शादी के बाद वो अप्लाई करेगी, 7 साल तक अगर यहाँ है तो उसको भी क्या है कि सिटीजनशिप मिल जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से तरीके हैं सिटीजनशिप पाने के, तो और कौन सा है, तो और क्या है, नेचुरलाइजेशन। अब जो नेचुरलाइजेशन है इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको एटलीस्ट 12 साल के लिए इंडिया के अंदर रहना आपका कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप 12 साल से इंडिया के अंदर रह रहे हो, प्लस आपको क्या है कि इंडियन लैंग्वेज में अगर बात कर रहे हो, किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज में अगर आपकी फ्लुएंसी है तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप अप्लाई करोगे और आपको क्या है कि सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एक और चीज़ जो ऐड हुई है लास्ट में वो अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि सपोज कीजिए कि हमने
कोई फॉरेन टेरिटरी को हमने एक्वायर किया, तो अगर हम किसी फॉरेन की टेरिटरी को एक्वायर करेंगे तो जो वहाँ के पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक सिटीजन्स ऑफ इंडिया हो जाएंगे। सपोज कीजिए अभी हमने पाकिस्तान को इंडिया के अंदर मिला दिया, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने उसको एक्वायर कर लिया है तो ऑब्वियसली हमने सिटीजन्स को भी एक्वायर किया है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक जो है सिटीजन्स हो जाएंगे। और इसका हमने सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल देखा था जब हमने आपको यूनियन एंड इट्स स्टेट पढ़ाया था, तो उसके अंदर हमने आर्टिकल 2A आपको बताया था, जिसके अंदर आर्टिकल 2A के अंदर हमने ये देखा था कि सिक्किम को हमने इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब उसको सिक्किम को हमने एक्वायर किया, इंडिया का पार्ट बनाया। तो सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग थे वो क्या हुए, ऑटोमेटिकली इंडिया के सिटीजन बन गए, ठीक है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 4 बार अभी तक अमेंडमेंट, टोटल अगर हम बात करें तो 4 बार इस एक्ट को अमेंड किया जा चुका है, 1986 में, 2003 में, 5 में एंड 2015 में। हालांकि इसमें 4 ही डेटा दिया है, लास्ट जो है हमने 5 बार किया है एक्चुअल टोटल। तो 2019 में भी हमने सिटीजनशिप के एक्ट को अमेंड किया, जिसमें हमारे नेबर कंट्री जो है 6 नेबर कंट्रीज़ के जो भी माइनॉरिटी हैं वो इंडिया के अंदर आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सिटीजनशिप उनको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो था ये कॉन्सेप्ट कि हम सिटीजनशिप एक्वायर कैसे कर सकते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि अगर हम सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली लूज भी कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारी सिटीजनशिप जा सकती है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो टोटल 3 तरीका होता है जिससे क्या होता है कि हमारा जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। हम अपने सिटीजनशिप को क्या कर सकते हैं कि लूज कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है, रिनंसिएशन। अब देखो रिनंसिएशन के अंदर क्या है कि आप रिनाउंस कर रहे हो। क्या रिनाउंस कर रहे हो, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ऑल्सो नेशन ऑफ अदर कंट्री रिनाउंस हिज इंडियन सिटीजनशिप थ्रू अ डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ही सीज टू बी इंडियन सिटीजन। देखो अब यहाँ पे क्या है, रिनंसिएशन के अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज कीजिए कि आपने भी कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, चूँकि आपने उसको वहाँ पे ले लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडिया के सिटीजनशिप को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर हमने क्या देखा है कि हमेशा से ही सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल डोमिसाइल का ही कॉन्सेप्ट रहा है। तो रिनंसिएशन के अंदर क्या है कि अगर आप किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप एक्वायर करते हो तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, तो सेकेंड है टर्मिनेशन। अब टर्मिनेशन में क्या होता है कि सपोज कीजिए आप किसी ऐसे एक्टिविटी में पकड़े गए जो कि हमारे कंट्री के वेल बीइंग के लिए अच्छा नहीं था। सपोज करो कि कोई एनिमी स्टेट, ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई एनिमी स्टेट लाइक आपने पाकिस्तान की हेल्प करी, हमें पता चल गया, तो यहाँ पे इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि आपके सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं। साथ साथ इसके अंदर क्या है कि अगर आपने किसी और देश का सिटीजनशिप वॉलेंट्री अगर आपने एक्वायर कर लिया, सपोज करो आप इंग्लैंड के अंदर गए और वहाँ पे वॉलेंट्री आपने इंग्लैंड का सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, बाय लॉ आपके इस इंडियन सिटीजनशिप को यहाँ पे टर्मिनेट कर देगी, कैंसिल कर देगी। आप उसके बाद इंडियन सिटीजनशिप नहीं रहोगे। एंड थर्ड जो प्रोसेस है, तीसरे प्रोसेस की अगर बात करें तो तीसरा प्रोसेस क्या है, तो डिप्रीविएशन, ठीक है। अब डिप्रीविएशन का मतलब क्या है, तो इसको समझिए, एक बार पूरा इसको ध्यान से पढ़िए फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डिप्राइव अ पर्सन of his citizenship in some cases, but this is not applicable for all citizens. डिप्रीविएशन के अंदर ये हर एक सिटीजन पे अप्लाई नहीं होगा, ये कुछ सिटीजन्स के ऊपर ही अप्लाई होगा। ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ न कुछ वजह होगी। अब वो वजह क्या है इसको हम एक बार देख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ सिटीजन्स हु हैव एक्वायर्ड द सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन
नेचुरलाइजेशन और ओनली बाय आर्टिकल 5 के अंदर जो देखो क्या है कि आप बाय रजिस्ट्रेशन इंडिया का अपने सिटीजनशिप एक्वायर किया था, बाय नेचुरलाइजेशन मतलब 12 साल इंडिया के अंदर रहे, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया, फिर आपको सिटीजनशिप मिला। तो जब इस तरह से आपको सिटीजनशिप मिला है और सिटीजनशिप मिलने के बाद एक रूल है कि आपको 5 साल इंडिया के अंदर आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्या है कि सपोज कीजिए कि आपने सिटीजनशिप ले लिया इंडिया का और सिटीजनशिप आपको मिल गया, तो फिर आप कनाडा चले जाते हो, आप अमेरिका चले जाते हो और 5 साल के अंदर आप रिटर्न होके वहाँ से नहीं आओगे तो आपके सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा। आप जाओ, जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप 5 साल के पहले आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा, वरना आपके सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 3 तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला क्या है, रिनंसिएशन, दूसरा क्या है, टर्मिनेशन, और तीसरा क्या है, तो डिप्रीविएशन। ये 3 तरह से हम सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं। और टोटल अगर हम देखें तो 5 टाइप से हम सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला होगा बाय बर्थ, दूसरा होगा बाय डिसेंट, तीसरा होगा बाय रजिस्ट्रेशन, चौथा होगा बाय नेचुरलाइजेशन, और 5वां क्या होगा कि अगर हम किसी टेरिटरी को एक्वायर कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब ऑटोमेटिक यहाँ पे सिटीजन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको आई होप समझ आ गई होगी कि सिटीजनशिप जो है हम कितने तरह से एक्वायर कर सकते हैं, कितनी तरफ से लूज कर सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि जो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स को कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, जिसके बारे में जो इनको जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पे बनाता है। आखिर वो कौन से राइट हैं जिसकी वजह से जो पब्लिक है उसको सिटीजन्स का दर्जा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ राइट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही दिए गए हैं। कौन कौन से वो राइट है? तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। देखो ये सब वो राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए, ये किसी एलियंस को नहीं दिए गए, ठीक है। और साथ साथ सिटीजन्स को और क्या क्या दिया गया है, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, राइट टू वोट, जो कि आपका एक पॉलिटिकल राइट भी है। और इसके अंदर एक अच्छी बात है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है, सपोज करो आपको इलेक्शन लड़ना है, तो कोई भी आपको वहां पे रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आप कहीं भी जो है इलेक्शन किसी भी पोस्ट के लिए उसके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं कि उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि क्या है हमारा सिटीजनशिप, कहाँ पे आपको मेंशन्ड है। एक बार मैं फिर से आपको एक समराइज में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर हम सिटीजनशिप की बात करें तो सिटीजनशिप जो है आपको आर्टिकल 5 to 11 के अंदर देखने को मिलेगा। और ये कौन सा है? तो ये पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें मेंशन्ड है, जिसमें एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन के कुछ फैक्ट आपको दिए गए हैं। लेकिन जब बात आती है लॉ बनाने की, तो कौन लॉ बनाएगा सिटीजनशिप के रिगार्डिंग? तो कौन बनाएगा लॉज? तो ये लॉज बनाने का काम कौन करेगी? तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।